सतीश सिंह हैं जो कि सिपाही बबलू सिंह के भाई हैं और उनकी पत्नी भी यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी मंच पर आएं। और कर्नल जगत राज त्रिखा जो कि फादर हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा के, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। त्रिखा सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। शिखा, सर जहां पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोई नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। हाँ ठीक है। त्रिखा सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप खुद सेना में, आपका बेटा भी सेना में, ये जज्बा, ये जुनून, ये जो आप लोगों की विरासत है, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग करेज के साथ में उसको आगे देते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं। जरा इसके बारे में बताइए ना। जहां तक आपने बोला कि पीढ़ी से पीढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चे का अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसकी अपनी प्रेफरेंस है। लेकिन जो हमारे आर्मी टेन्योर के अंदर उसने देखा, जैसे आपको मालूम है कि हर 2 साल में हमारी पोस्टिंग हो जाया करती थी, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, तो हमारे साथ बच्चे जाते थे। वो बच्चे उस आर्मी लाइफ को देखते थे तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता था कि क्यों ना मैं भी ऐसी सर्विस ज्वाइन करूं जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। और मेरा बेटा जब वो 11 साल का था, वो दीमापुर में मेरी पोस्टिंग थी और उसने RIMC, अगर आपने सुना होगा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसमें एंट्री के लिए UPSC का एग्जाम होता है और ये ऑल इंडिया कंपटीशन होता है जैसे IAS का होता है। और इसमें बच्चे हर स्टेट से पार्टिसिपेट करते हैं और एक स्टेट से एक बच्चा सिलेक्ट होता है RIMC में एडमिशन के लिए। मेरा बेटा नागालैंड से अपीयर हुआ और उसने उस साल पूरे ऑल इंडिया में टॉप किया। क्या बात? तो मतलब यह है कि उसका जज्बा शुरू से ही था कि वो फौज में जाए। जब वो 11 साल का था तो मैं उसको छोड़ने RIMC देहरादून गया, तो वहां पर जब कमांडेंट ने अनाउंस किया कि महेश त्रिखा के फादर कौन है, थोड़े खड़े हो जाएं, तो उसने मुझे सम्मानित किया कि आपके बेटे ने RIMC UPSC एग्जाम में टॉप किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसलिए बच्चे का अपना मूड था, अपना वो था, जज्बा था, अपनी लाइकिंग थी, जिससे वो फौज में गया। क्या बात है सर। लेकिन ये उनको जो हिम्मत मिली, जो जज्बा जुनून मिला, उसमें आपका रोल बहुत जरूर रहा होगा। मैं इस बात को तो लेकर बहुत श्योर हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा रोल केवल इतना था, जब वो RIMC से NDA में गया, NDA के बाद AFA में गया, एयरफोर्स फ्लाइंग एकेडमी बेंडुबी हैदराबाद में, तो वहां पर जब वो अपनी प्रेफरेंस दे रहा था, तब उसने मुझसे पूछा कि पापा मैं प्रेफरेंस क्या दूं। एयरफोर्स से मैंने दे दी है, क्योंकि आर्मी मैंने आपको देखा है कि हर 2 साल के बाद आपकी ट्रांसफर हो जाती है। हमारे बच्चों, आपके बच्चों की एजुकेशन सफर करती है, तो मैं आर्मी को प्रेफर नहीं करूंगा। नेवी आई डोंट लाइक because I have to be on the sea, so he said that is out, so rest is Air Force. I'll prefer to go into Air Force. So what do you say to that? So then I, as a father, I told him, बेटे Air Force के अंदर जो आपका 3 लाइनें हैं, फाइटर पायलट, he has to be very quick, within seconds he has to take a decision, and that life is not secure as a fighter pilot, so I will not recommend you to recommend for the fighter pilot. Second is transporter, that too I think is little dangerous, but rest is the helicopter pilot, which is a very slow moving aircraft. You only fly at the speed of 400, 500 kilometer. You only fly at the height of 1 or 2 kilometers above. So I think that is the most safest preference for you to apply for it. And he preferred to get helicopter stream. So sometime I feel कि I am instrumental in his last days of his stay in the helicopter. If he had opted for fighter or transporter, perhaps I would have not lost him. But then destiny has to play a major role. मुझे अभी भी याद है कि उसकी पहली पोस्टिंग जामनगर में हुई थी, सेकंड पोस्टिंग
सियाचिन ग्लेशियर जो कि लेह में यूनिट है 114 हेलीकॉप्टर यूनिट, उसमें हुई थी उनकी पोस्टिंग। और उसमें हेलीकॉप्टर पायलट्स को वहां पोस्टिंग के लिए वॉलंटियर करना पड़ता है, क्योंकि आपको फ्लाई करना पड़ता है 21,000 22,000 हाइट के ऊपर, तो उसके लिए उनको पायलट वही चाहिए जो वॉलंटियर हो। तो उसने वॉलंटियर किया और वहां पर उसने सियाचिन पायनियर्स का एम्बलम लिया, और ताकि वो ही वॉज ए वेरी फुली फ्लेज्ड पायलट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन 16 अगस्त 2002 that was the last day, and I still remember on 15th August 2002 when there was no mobile phone, it was difficult to communicate except for the landline. On 15th August he spoke to us, he spoke to his mother for 1 hour, and mother told him, because you have spent 6 years in the Indian Air Force, please take some leave and come home. He says, माँ मेरा कल स्पेशल मिशन है, आई एम गोइंग टू ड्रॉप ए साइंटिस्ट एट सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद जब मैं वापस यूनिट में आऊंगा तो मैं लीव के लिए अप्लाई करूंगा और 1 महीने की छुट्टी आऊंगा। ये बात उसने अपनी माँ को बताई 15 अगस्त को शाम को जब उनसे बात कर रहा था। लेकिन 16 अगस्त को जब मैं उसकी माँ को कोई मैसेज आया ले से कि मैडम घर में कोई आदमी है क्या जी, तो मैडम ने कहा नहीं बताओ क्या बात है, मैं भी आदमी की तरह हूं, मैं भी मिसेस त्रिखा हूं। कहता है नहीं मैम, ये करके उसने टेलीफोन ड्रॉप कर दिया। और उस टाइम में मैं कारपोरेट वर्ल्ड में था, गुड़गांव में काम कर रहा था। तो उसमें मेरी वाइफ ने मुझे बोला, शी वॉज ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ हर टाइम, शी वॉज एक्सपोर्टर, यूज टू एक्सपोर्ट लेडी मेड हैंडमेड गारमेंट्स टू दी फॉरेन कंट्रीज। शी गेव मी अ रिंग कि मुझे टेलीफोन आया है ले से कि घर में पूछ रहा है कोई आदमी है कि नहीं है। और मेरी वाइफ के आंखों में आंसू की आवाज थी, भारी वॉइस थी जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी कहां पर हो? बोली मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, अपने एक्सपोर्ट हाउस के लिए। मैंने कहा अभी तुम मत जाना, मैं पहले टेलीफोन करता हूं, पता करता हूं कि क्या बात है। एंड बिलीव यू मी, व्हेन आई रैंग अप इन द फर्स्ट शॉट आई गॉट ए कॉल एंड देन आई वाज टोल्ड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 114 हेलीकॉप्टर यूनिट कि सर योर सन our beloved Mahesh is no more. So that was the time when we felt that our son has been taken by the destiny. And I think since then we have been carrying on with our life. I wish my wife was here because she takes pride in being known as a Shaheed ki maa. She doesn't want to be known as Mrs. Trikha. She wants to be known as Shaheed ki maa. But since she was unwell, she could not come here. उन शहीद की माँ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच सर। सतीश जी भी हमारे साथ हैं, सिपाही बबलू सिंह के भाई हैं। बबलू जी, जब ये खबर आपको मिली कि आपके भाई देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, उन्होंने अपनी धरती माँ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उससे पहले आपकी कोई बातचीत उनसे हुई थी? और हुई थी तो उनके क्या थे वो शब्द जो आपको जब भी आप उनको याद करते होंगे तो वो रह रहकर आपको जहन में आते होंगे? जी, मेरे भाई 30 जुलाई 2016 को शहीद हुए थे और जून में ही वो अपनी आखिरी छुट्टी काट के गए थे। तो मैं उन्हें जब स्टेशन छोड़ने गया तो एक फौजी परिवार के लिए, उसके भाई के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसकी माँ के लिए जब स्टेशन पर अपने भाई पति को जाना, एक जो अलविदा कहना होता है, वो आंखों में उसके लिए या तो भाव मान लीजिए या गर्व मान लीजिए, वो एक बहुत ही भारीपन होता है। तो मेरे भाई से मेरी मुलाकात जब लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और शायद मैं उसमें जा सकता हूं। और उस टाइम पे उनकी यूनिट, वो जाट रेजिमेंट से थे, 18 जाट में उनकी यूनिट थी, नौगांव कुपवाड़ा में उनकी पोस्टिंग थी। जैसा कि हमारा आर्मी परिवार तो जानता है कि एडवांस पार्टी मेरठ के लिए निकल आई थी और वो पहले वो स्पोर्ट्स कोटे में थे, तो वो एडवांस पार्टी में शामिल ना होके अपनी यूनिट के साथ ही उन्होंने रहना उचित समझा। और शायद वो उनका फैसला नहीं था, वो ऊपर वाले का फैसला था, नहीं तो एडवांस पार्टी में भी आ सकते थे। 29 और 30 जुलाई की वो काली अंधेरी घनी जो रात थी, जैसा कि देखते हैं कि नौगांव कुपवाड़ा में इतने बड़े घने जंगल हैं कि वहां से सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं आती और रात को किसी ऑपरेशन को अंजाम देना एक भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो अंजाम दिया जाता तो एक परिवार के प्रति उस सैनिक की कोई जिम्मेदारी ना रह के एक देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहती है
कि उसे देश के लिए क्या करना है। एक सैनिक हमेशा लड़ाई जो लड़ता है वो दो मोर्चों पर लड़ता है, एक अपने देश को देखता है कि उसे देश के लिए क्या करना है, और दूसरा अपने परिवार को देखता है। तो जब भी कोई भी सैनिक फौज में जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार की एक हिम्मत रहती है, उसे पता है कि उसका परिवार मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को संभाल लेगा। ऐसा ही भाई के अंदर जज्बा था। ऑपरेशन चल रहा था, तभी सीमा पार से आए हुए दुश्मनों ने उनको ललकारा, तो एक घात लगाए हुए जब बैठे रहते हैं सैनिक, तो वहां पे एक सैनिक हमारे शहीद हो गए थे जिनको गोली लगी थी, तो वो उनको लेकर आ रहे थे और रास्ते में 15 मीटर की दूरी से एक आतंकवादी मिलिटेंस काले अंधेरी घंटे रात में छिपा हुआ बैठा था। तो दोनों की आमने सामने से 15 मीटर की दूरी से आमना सामना हुआ। उन्होंने उसको वहीं किल देम उसको मार गिराया, और उनको भी ब्रस्ट फायर जब लगे करीब 7 गोलियां, जो कि एक गोली जो थी उनके सीधे होठों को चीरते हुए पीछे से निकल गई थी, और वो वहीं पर अपनी अंतिम सांस लेते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। उसके बाद मुझे फोन आया मथुरा एडम कमांडेंट के द्वारा कि आप कौन बात करें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि मैडम के पास फोन आया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं बबलू सिंह जी का छोटा भाई बात कर रहा हूं, कि आपको पता है कि कुछ क्या हुआ है। मैंने सर मुझे नहीं पता, मैं अभिनय था उस टाइम, क्योंकि कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था उससे पहले। तो उन्होंने बताया कि आपने भाई ने बहुत ही बड़ा काम किया, बहुत ही सर्वोच्च काम किया है, बहुत ही बड़ा परिवार का गांव का नाम रोशन किया है। मैं सर क्या किया है? तो बोले कि आपके भाई ने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। पर यह नहीं बताया कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान सैक्रिफाइस देश के लिए दे चुके हैं जी। उसके बाद उनका कॉल कट गया। बाद में फिर यूनिट से कॉल आया, मेरी बात हुई। मैंने ये वाली बात छत पर जाके की। मेरी भाभी जी जो सामने बैठी हुई हैं वो नीचे थी। हम 29 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था। 1 अगस्त को भाई की पार्थिव शरीर तिरंगे के साथ आया। हमने 1 तारीख की सुबह 3 बजे भाभी जी को बताया, पूरा टीवी बंद कर दिया, न्यूज़पेपर बंद कर दिया, कुछ भी उनको पता नहीं चलने दिया। वो बिल्कुल अविनय थी इस चीज से कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है जी। तो सुबह फिर हम उन्हें जहाँ शहर में हम रहते हैं वहां से अपने गांव 20 किलोमीटर दूर लेके गए। वहां उनका सलामी के साथ और जो भी होता है अपना सेना का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, वो इनको दिया गया। और भारतीय सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सेना में कोई भी मेडल पाना इतना आसान नहीं रहता है। मैं कहता हूं पद्म श्री, पद्म विभूषण आप पा सकते हो, पर एक छोटा सा छोटा सेना मेडल भी पाना हर व्यक्ति की, हर भारतवासी की बात नहीं है। बहुत दूसरी शुक्रिया जी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का देश हमारा युवाओं का देश है। हमारी तीनों सेनाएं, जैसा कि अभी लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये उसके लिए मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेनाएं तो अपना बेखूबी काम कर रही हैं और निभा रही हैं, अपना निर्वहन कर्तव्य पूरा कर रही हैं। आज हमें अपने दुश्मन को देश के भीतर पहचानना है। यदि हम आज देश के दुश्मन को भीतर पहचान पाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश सोने की चिड़िया था और रहेगा, इसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर। और जो सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के इन वीर सपूतों ने दिया, उनको भारत 24 नमन करता है, हर भारतवासी नमन करता है, उनके परिवारों को नमन करता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत शुक्रिया सर।